हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही ब्रीफ सा जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, जो आपकी चैप्टर सोर्सेस ऑफ डेटा का एक छोटा सा पोर्शन है। एंड इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। बहुत आसान सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, जल्दी कवर अप हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो वेटेज है वो जस्ट 1 MCQ है, और वो भी बहुत कम ही टेस्ट होता है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर फर्दर सब्जेक्ट्स, राइट। आपके F5 के लिए स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अलोंग विद के आपका जो P5 होगा, APM जो होता है, वो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो मेक श्योर कीजिएगा, नो डाउट आसान है लेकिन आप इसको जरूर समझें। सैम्पलिंग क्या होती है, उसके लिए हमें सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी समझनी होती है, दैट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अकाउंटिंग वर्ड में कहते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? पॉपुलेशन कहते हैं कि जहां से आपने अपना डेटा कलेक्ट करना होता है। पॉपुलेशन विच मींस के क्राउड, विच मींस के जो तादाद होती है, नंबर, राइट। किसी भी चीज का नंबर उस चीज की पॉपुलेशन होती है। अकाउंटिंग में पॉपुलेशन कहते हैं कि जहां से हमने कोई भी सैंपल इकट्ठा करना होता है, कोई भी सैंपल हमने लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं, और उन 50 स्टूडेंट्स में से मैंने कोई से 2 स्टूडेंट्स पिक करने हैं, तो वो जो 50 स्टूडेंट्स होंगे वो मेरी पॉपुलेशन होगी, और वो जो मैंने 2 स्टूडेंट्स पिक करने होंगे वो मेरे पास सैंपल होगा। तो दो टर्मिनोलॉजीज आपने याद रखनी है। द वेरी फर्स्ट इज पॉपुलेशन, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। सैंपल की जो डेफिनेशन है वो हम यूं कह सकते हैं, सबसेट ऑफ आइटम, सबसेट ऑफ आइटम्स selected from population for analysis purpose, एनालिसिस। दैट्स ऑल, आई गेस इतना ही काफी है। ठीक है। तो सैंपल क्या होगा कि जब आप पॉपुलेशन में से जिन जिन चीजों को पिक आउट कर लेंगे एग्जामिनेशन के लिए, एनालिसिस के लिए, और उस पर वर्किंग के लिए, सो दैट इज गोइंग टू बी योर सैंपल। ठीक है। सैंपल क्या होता है? सैंपल का मतलब होता है कि जो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन जो चीज है, दैट इज योर सैंपल। हम कहते हैं ना कि मैंने आपका ब्लड सैंपल लेना है। तो ब्लड सैंपल का ये मतलब तो नहीं होता कि आपने पूरा का पूरा ब्लड अपना दे देना है। तो वो जो ब्लड होगा इंटायर बॉडी का, वो पॉपुलेशन है, उसमें से वो जो कुछ थोड़ा सा 1 ml 2 ml जो ब्लड एक्सट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज योर सैंपल। ठीक है। आई होप तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो सैम्पलिंग हम करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों करते हैं। पर हम इससे पहले जो है समझते हैं कि सैम्पलिंग की जो टाइप्स है वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। अच्छा, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में जो है हमारे पास सबसे पहले जो सैम्पलिंग आती है, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है कि भाई पॉपुलेशन है, आपने अपनी मर्जी से कोई सा भी आइटम पिक कर लेना है, और इस तरीके से पिक करना है कि हर आइटम के पिक होने के इक्वल चांसेस हों। फॉर इंस्टेंस, मेरे पास 50 बॉक्सेस की पॉपुलेशन है। उन 50 बॉक्सेस में से मैंने कोई सा एक बॉक्स पिक आउट करना है। अब वो एक बॉक्स कौन सा हो सकता है? वो सेकंड बॉक्स भी हो सकता है, वो थर्ड नंबर वाला भी हो सकता है, वो 40th नंबर वाला भी हो सकता है, 42 वाला भी हो सकता है, वो 50th वाला भी हो सकता है। राइट। तो उन 50 में से वो एक बॉक्स जो मैंने पिक करना है वो कोई सा भी हो सकता है, विच मीन्स कि उन तमाम 50 बॉक्सेस के चूज होने का इक्वल चांस है। दिस इज माई रैंडम सैम्पलिंग। तो मैं लिख देता हूं, रैंडम सैम्पलिंग इज पिकिंग आउट a random sample from a population in such a way that each item in population has equal chance of being picked out। ठीक है। और मैं एग्जांपल भी ये दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल्स में इसलिए लिख लो ताकि आप लोगों को याद हो। फॉर एग्जांपल, पिकिंग आउट one box from a population of 50 boxes।
ठीक है। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या है? रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि आपने एक रैंडम सैंपल जो है वो पिक करना है, एक रैंडम चीज पिक आउट कर देनी है फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन इन सच अ वे कि यार आप जब चीज पिक करें कोई आपने क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं करना। ठीक है, आपने बस अपनी मर्जी से कोई सी भी चीज जो है वो उठा लेनी है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग कौन कौन से, क्योंकि अगर इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपसे आपको एक छोटा सा सिनेरियो देगा, बोलेगा अच्छा एक बंदा था वो इस तरीके से सैम्पलिंग कर रहा है, आप मुझे बता दो कि ये सैम्पलिंग की कौन सी टाइप है। तो इसी तरीके का ही एमसीक्यू आएगा, इससे ज्यादा हट के कोई भी एमसीक्यू नहीं आ सकता। ठीक है, तो दिस वाज रैंडम सैम्पलिंग। अब हम नेक्स्ट सैम्पलिंग की बात करते हैं, वो है हमारे पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है? अच्छा, अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की जब हम बात करते हैं तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है वो रैंडम सैम्पलिंग का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म होता है। और इसमें बेसिकली जो है वो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक आइटम चूज कर लेंगे रैंडमली, जो फर्स्ट आइटम है वो हम रैंडमली चूज कर लेते हैं। उसके बाद इक्वल इंटरवल्स पर हमने कोई एक आइटम को चूज करना होता है। ठीक है, तो मैं यूं लिख देता हूं कि पिकिंग आउट first random item, and then after that picking every uh, picking every nth number। मैं इसको ना इटैलिक्स में लिख देता हूँ, सॉरी, सेकंड। ओके, पिकिंग एवरी nth item from the, sorry, nth item from the population। ठीक है। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होगा? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आपने सबसे पहले एक रैंडम सैंपल जो है वो चूज कर लेना। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 बॉक्सेस था ना, मैंने 50 बॉक्सेस में से पहला बॉक्स जो फर्स्ट वाला बॉक्स था वो पिक कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है हर दो बॉक्सेस को छोड़ के एक बॉक्स पिक करना है। तो मतलब मैं सेकेंड और थर्ड बॉक्स को छोड़ के फोर्थ बॉक्स पिक कर लूंगा, फिफ्थ और सिक्स बॉक्स को छोड़ के सेवंथ बॉक्स पिक कर लूंगा, एट्थ और नाइन्थ बॉक्स को छोड़ के टेंथ बॉक्स पिक कर लूंगा। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होगा? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप पहले रैंडम सैंपल के बाद इक्वल इंटरवल्स के बाद अपना जो है वो सैंपल चूज करते हो। तो हम इसको लिख देते हैं कि आप फर्स्ट सैम्पलिंग के बाद अपना nth, आफ्टर एवरी nth आइटम जो है वो आप एक सैंपल जो है वो चूज कर रहे हो। तो फॉर इंस्टेंस देखो, मैं अगेन ये एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके पास एक स्ट्रीट है। ठीक है, स्ट्रीट में 100 घर है आपके पास। ठीक है, उन 100 घर में से आपने लेट्स से सेकंड घर पिक कर लिया, सेकंड घर आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, और आपने ये कहा कि अच्छा सेकंड घर के बाद हर 5 घर छोड़कर मैंने एक घर को सिलेक्ट करना है। तो सेकंड के बाद आप कौन सा घर सिलेक्ट करोगे? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो आप एट्थ घर जो है वो सिलेक्ट कर दोगे। राइट, अच्छा एट्थ घर के बाद 5 घर और छोड़ोगे तो दैट इज गोइंग टू बी 30, आप 14th वाला जो है वो सिलेक्ट कर दोगे। राइट, तो ये आपकी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में जो है वो क्या होगा कि आपकी जो है पहला आपने याद रखना है रैंडम सैंपल है, उसके बाद आपने हर एक स्पेसिफिक नंबर को छोड़कर आपने अपना सैंपल जो है वो चूज करना होगा। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बाद जो है हमने जो थर्ड सैम्पलिंग की बात करनी है, दैट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, नंबर थर्ड हम आ जाते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अच्छा, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हमारे पास जो है वो क्या होता है, इसमें आपने क्या करना है, आपने पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटास यानी डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इन डिफरेंट स्ट्रेटा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, स्ट्रेटा और ग्रुप्स। ठीक है, देन फ्रॉम ईच ग्रुप अ रैंडम सैंपल इज पिक्ड। अब मैंने क्या किया, मैंने
जो मेरी पॉपुलेशन थी उसको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। फॉर इंस्टेंस लेट्स से मैं जो हूँ ना पाकिस्तान में सेल्स कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान को की सेल्स को मैंने ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंसेस डिवाइड कर दिया, बलूचिस्तान, सिंध, KPK एंड पंजाब। तो ये जो मैंने प्रोविंशियल बेसिस पे अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड किया या अपनी सेल्स को चलो डिवाइड कर दिया, दैट इज माय स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब पंजाब में जो मेरी सेल्स होंगी ना, मैं उनमें से रैंडम से कोई से सैंपल्स उठा दूंगा। ठीक है। इसी तरीके से फॉर इंस्टेंस लेट्स से क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे, 20 गर्ल्स थी, 30 बॉयज थे, मैंने उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। मैंने बोला एक गर्ल्स का ग्रुप हो जाएगा और एक बॉयज का ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। अब नंबर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, उसका इतना मसला नहीं है। ठीक है। मोस्टली सेम होता है, लेकिन अगर डिफरेंट भी हो जाए तो दैट इज नॉट मच ऑफ एन इशू। तो मैंने एक बॉयज का ग्रुप बना दिया, एक गर्ल्स का ग्रुप बना दिया। तो पहले मैंने पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उसके बाद अब मैंने गर्ल्स में से किसी रैंडम गर्ल को पिक कर लिया और बॉयज में से किसी रैंडम बॉय को पिक कर दिया। राइट, सो दिस इज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। द ओनली थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में आपने क्या करना है, आपने जो है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप्स डिवाइड कर लेने हैं, और ग्रुप्स डिवाइड करने के बाद फिर उसमें से आपने जो है वो अपने सैंपल को जो है वो पिक कर लेना। देन इसके बाद जो है हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, दैट इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ओके। अब मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है ना, ये ज्यादातर जो सैम्पलिंग है ये वहां पर यूज होती है जहां पर बहुत ज्यादा जो है पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, और उसको फिर हम रैंडम या सिस्टमैटिक या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में करने से जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ये ज्यादातर कंट्री लेवल या उससे बड़े लेवल पर जो है ना वो इसको डिस्कस किया जाता है। ठीक है। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में सबसे पहले फॉर इंस्टेंस जो है आप क्या करोगे, आप जो हो डिफरेंट हर सेक्शन मतलब डिफरेंट स्टेप्स में आपने इसको ग्रुप्स में डिवाइड करना है। मैं आपको इसकी इसकी डेफिनेशन तो ऐसे खास बनती नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको इस तरह एग्जांपल इसकी यूं दे देता हूं कि लेट्स से आपने सबसे पहले पाकिस्तान को चूज कर लिया। ठीक है। पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया उसके प्रोविंसेस में, तो 4 प्रोविंसेस हो गए, बलूचिस्तान, सिंध, KPK एंड पंजाब। फिर आपने पंजाब को चूज कर लिया, पंजाब को आपने सिटीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है। और सिटीज में डिवाइड करने के बाद आपने लाहौर की सिटी को पिक कर दिया। ठीक है। और फिर वहां से आपने सैंपल ले लिया। तो दिस इज बेसिकली मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या जो है वो कॉन्सेप्ट होता है कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को आप ब्रेक डाउन करते रहते हो वन बाय वन। ठीक है। आप देखो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है, लेकिन डिफरेंसेस में ये है कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में देयर इज जस्ट वन स्टेज, आपने सिर्फ ग्रुप्स में डिवाइड करना है एंड देन यू हैव टू पिक आउट द सैंपल। लेकिन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में आपने डिफरेंट स्टेजेस पर उसको लेके जाना होता है। ठीक है। आई होप तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। फॉर इंस्टेंस लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अज्यूम करें कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो आ रहा है, और एक लोकल फुटबॉल क्लब है जिसने डिसाइड किया है कि भाई हम ना कंट्री की पूरी पॉपुलेशन को का सर्वे करते हैं और देखते हैं कि उनको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। आप देखो कंट्री की पूरी पॉपुलेशन को सर्वे करना, इट्स हेल ऑफ अ टास्क, राइट। सो वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि अच्छा हम इस तरह करते हैं, कंट्री कंट्री को ना सिटीज की बेसिस पे हम डिवाइड कर लेते हैं, और फिर सिटीज की बेसिस में हम ना कोई सी भी 5 सिटीज को चूज करके उनमें से कुछ कुछ लोगों का सैंपल आउट कर लेंगे। तो देखिए उसने कंट्री को सिटी में डिवाइड किया, सिटी को फिर टाउन्स में या लोगों में डिवाइड कर दिया। दिस इज मल्टी स्टेट सैंपलिंग। ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं क्लस्टर सैंपलिंग की। अच्छा। अब क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होगा, क्लस्टर सैम्पलिंग में हम जो है तमाम पॉपुलेशन को इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स जो है वो डिवाइड कर देते हैं। इट्स बेसिकली अ मोर डिटेल फॉर्म ऑफ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है। पॉपुलेशन is divided in clusters. Okay.
और इसमें होगा क्या, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि अगेन वही वाले स्टेप्स फॉलो होंगे। पाकिस्तान था, पाकिस्तान को आपने प्रोविंशियल लेवल पे डिवाइड किया, प्रोविंशियल को सिटी लेवल पे डिवाइड किया, सिटी को आप एरिया लेवल पे, लेट्स से सिटी को आप डिवाइड कर दो, हाँ एरिया लेवल पे डिवाइड कर दो, एरियाज को आप स्ट्रीट्स में डिवाइड कर दो, और स्ट्रीट्स को आप हाउसेस में डिवाइड कर दो, तो आप इतना डीप जो है वो इसमें चले जाते हो, दैट इज क्लस्टर। आप मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में इतना इन डिटेल वर्क जो है वो नहीं करते हो, लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में आप जो है इंडिविजुअल लेवल तक चले जाते हो, फ्रॉम अ टॉप लेवल टू इंडिविजुअल लेवल। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में आप सिर्फ टाउन या एरिया लेवल तक रहते हो, क्लस्टर सैम्पलिंग में आप टाउन या एरिया से आगे इनहांस हो जाते हो। ठीक है। फिर इसके बाद जो है हम फर्दर बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास सैम्पलिंग है नंबर 6, दैट इज कोटा सैम्पलिंग। अब कोटा सैम्पलिंग देखो, आप लोगों को आइडिया होगा कि व्हाट डज द वर्ड कोटा मींस। द कोटा मींस कि जहां पर कुछ स्पेसिफिक सीट्स जो है कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए फिक्स कर दी जाती हैं, राइट। अब कोटा सैम्पलिंग में होगा क्या, कोटा सैम्पलिंग में आप ये कहते हो कि अच्छा देखो मेरे पास एडमिशन के लिए 50 सीट्स है, लेकिन 10 सीट्स जो है वो स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए हैं, बाकी 40 में मैं रैंडम एडमिशन टेस्ट से चूज कर लूंगा, राइट। सो वो जो 10 सीट्स को आपने सैंपल आउट कर दिया जो सिर्फ फीमेल्स के लिए थी, दैट इज कोटा, जिसमें से यू पिक्स आउट सम स्पेसिफिक आइटम्स इन अ पॉपुलेशन। ठीक है। आप क्या करते हो, आप बेसिकली जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें से फिक्स आउट कर देते हो कि अच्छा यार मेरी ना 100 लोगों की पॉपुलेशन है, इसमें से 10 लोग तो मैंने ऐसे लाजमी चूज करने हैं जिनकी एज 50 अबव है। तो आपने क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर दिया, दिस इज कोटा सैम्पलिंग। यानी जिसका मतलब है कि 10 लोग तो ऐसे आएंगे ही आएंगे जिनका 50 अबव एज है, राइट। तो दिस इज कोटा सैम्पलिंग। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। देखिए दिस इज वेरी इजी, सिर्फ डेफिनेशन याद रखो। इसकी डेफिनेशन अगर सही से समझ में आ जाती है तो इजीली जो है आप इसको एग्जाम में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है, सैंपल का मतलब होता है स्पेसिफिक आइटम्स को पिक करना फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। डिफरेंट तरीके की सैम्पलिंग है, 6 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मैंने आपको डिस्कस करवा दी। इसके बाद एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ लेते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट टू अकर, कि कितना पॉसिबल है एक इवेंट का हो जाना, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मींस लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट टू अकर। मैं कहता हूं कि यार 95% चांसेस हैं कि मैं पास हो जाऊं, विच मींस हाई प्रोबेबिलिटी है। 5% चांसेस है मैं पास ना हूं, लो प्रोबेबिलिटी है। 50-50 चांसेस हैं कि मैं पास हो जाऊं, इक्वल प्रोबेबिलिटी, राइट। सो प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब होता है चांस, कि कितनी ज्यादा चांसेस हैं कि आप पास या फेल हो जाओ, एक इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, दैट इज बेसिकली योर प्रोबेबिलिटी। ठीक है। आई होप तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मैं एक दफा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे कोई पूछे तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब होता है लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट टू अकर, दैट्स ऑल। ठीक है। यहां तक आई होप तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और अच्छा, अब इसमें ना कोई ज्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ आपको इस टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। ठीक है। फिर एक वर्ड होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, और फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट आपको ये आइडिया हो कि चलो इन केस अगर कहीं वर्ड यूज हो जाए एक्सपेक्टेड वैल्यू का, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है एवरेज ऑफ ऑल, और हम यूं कह सकते हैं सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू। तमाम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ना 5 टाइप्स ऑफ इवेंट है, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4, इवेंट 5, 5 इवेंट्स हैं। आ, मेरे पास प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट 1 जो है वो 40% उसके होने के चांसेस हैं, इवेंट 2 के
10% होने के चांसेस हैं, इवेंट 3 के 30% होने के चांसेस हैं, और इवेंट 4 के अगेन 10% एंड इवेंट 5 के भी 10% होने के चांसेस हैं। राइट, तो व्हेन आई से कि यार इवेंट 1 40% होगा या इवेंट 2 10% होगा, दिस मीन्स कि ये उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। राइट, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसकी अगर मैं प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करूं कि प्रोबेबल वैल्यू कितनी होगी, तो दिस मींस कि देयर आर 0.4% चांसेस, वन का 40% ले लो, तो वो सिंपल देखो, 1 into 40%, तो दैट इज गोइंग टू बी 0.4, यानी 0.4% चांसेस हैं कि पहला इवेंट होगा। अच्छा, दूसरा इवेंट जो है उसके कितने चांसेस है, तो 2 का मैं 10% ले लेता हूँ, तो उसके 0.2% चांसेस हैं। राइट, इसी तरीके से मैं अब बाकी में डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, इसके 0.9% चांसेस हैं, एंड बाकी दोनों के कितने चांसेस हैं, ये चांसेस हैं। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि के पहला इवेंट के चांसेस 0.4% है, टू सेकंड के चांसेस 0.2% है, थर्ड के चांसेस 0.9% है, फोर्थ के चांसेस 0.4 एंड फिफ्थ के चांसेस 0.5% है। यहां तक आई होप सो बात समझ में आ गई होगी। जब मैं इन तमाम प्रोबेबिलिटीज या प्रोबेबल वैल्यूज का सम करूंगा, तो वो मेरे पास किसके बराबर आ रहा है? 2.4। ये जो 2.4 है, ये मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 10 आप कह लो। आप मतलब अगर 24% है ना, तो आउट ऑफ 100 हो जाएगा, 2.4 है तो आउट ऑफ 10% हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का सिंपल मतलब ये है, जो भी आपने प्रोबेबिलिटीज निकाली हैं उनका आप सिंपल जो है वो सम कर लो, दैट्स ऑल। ठीक है, आई होप सो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल मैं आपको छोटी सी दे देता हूँ। लेट्स से कि आपका एक दफा प्रॉफिट जो है वो 2000 आ रहा है। ठीक है, एक बार प्रॉफिट आपका 5000 आ रहा है, एक बार प्रॉफिट आपका 6000 आ रहा है। परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2000 के प्रॉफिट जो है वो है 35%, उसके आने के चांसेस हैं। 5000 का 55% आने के चांसेस हैं, और इसका जो है वो ऑलमोस्ट आने के चांसेस हैं 10%। राइट, तो ये आई गेस 100 के बराबर हो गया है। 50 60 70 80, यस 100 के बराबर हो गया। ठीक है, मेक श्योर कि आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 100 के बराबर होनी चाहिए। इसकी प्रोबेबल वैल्यू अगर मैं निकाल दूं, तो प्रोबेबल वैल्यूज की कितनी आ जाएगी? आप देखें, 2000 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 35 से, तो विच मीन्स के 2000 का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन 35%, तो विच मीन्स के कितना वैल्यू हो जाएगी, यानी 700 की वैल्यू मुझे जो है वो मिल सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मैंने वैल्यू फाइंड कर दी। इसका मैं सम कर लूंगा, तो ये मेरे पास, यानी मेरे पास 4050 का ऑन एवरेज प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो ये मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? ये मेरे पास इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कि इतना मुझे एक्सपेक्टेड है कि इतना प्रॉफिट मुझे हो सकता है। आई होप सो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर, and we shall continue the rest in the following lecture as well. So until then, make sure कि you do like this video, do subscribe the channel, and अगर आप you wanna give me any recommendations, so make sure कि आप मुझे वो recommendations provide जरूर करें। ठीक है, thank you so much, take care and have a good day, bye.